इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर जो सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, पिक्चर्स बनाई गई हैं, उन्हीं पर एक सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की थी और पार्ट 4 तक कौन कौन से चित्र अंकित किए गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग पार्ट 5 एंड ऑनवर्ड्स की चर्चा करने जा रहे हैं। पार्ट 5 ये भारत सरकार के बारे में है। द यूनियन आप देखें यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा द यूनियन यानी संघ, पार्ट 5। इसको और जूम करके अगर देखें तो ये भाग 5 और पार्ट 5 ये भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बैठे हुए उपदेश का चित्र है। महात्मा बुद्ध बैठे हुए और उनके तमाम अनुयायी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये संघ सरकार के बारे में इस प्रकार का चित्र अंकित किया गया है। संघ सरकार के बारे में इस प्रकार का चित्र क्यों अंकित किया गया, भारत सरकार के बारे में इस प्रकार का चित्र क्यों अंकित किया गया? क्योंकि जो महात्मा बुद्ध का उपदेश है वो एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए है। समाज में कैसे एक शांति और व्यवस्था बनाए रखी जा सकती है, उनके सारे उपदेशों का सार यही है और सत्कर्मों से प्रेरित है उनके सारे विचार। इसलिए भारत सरकार के संदर्भ में एक ऐसी सरकार की कल्पना की गई जो पूरे देश में शांति की स्थापना करने में सक्षम हो और पूरे देश में एक प्रभावी सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित कर सके। साथ ही साथ जब हम लोग बुद्धकालीन संघ और इन सारी बातों के विषय में चर्चा करते हैं, जानते हैं, तो वहाँ पर एक समावेशी कल्चर था, सबको साथ लेकर के चलने वाली व्यवस्था थी। तो यहाँ पर ये मैसेज दिया गया है कि यहाँ पर भी जो भारत सरकार है वो एक समावेशी सरकार है, सबको साथ लेकर के चलने वाली सरकार है। यानी सभी राज्यों के साथ एक बेहतर संबंध बने रहें, पूरे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, पूरे देश में एक सौहार्द का वातावरण बना रहे। इस बात का प्रतीक है ये चिन्ह जो पार्ट 5 में यानी भारत सरकार के लिए अंकित किया गया है। अब इसके बाद पार्ट 6 देखें आप। पार्ट 6 में ये महावीर जैन का चिन्ह अंकित किया गया है। ये जूम करके देखेंगे तो इस तरीके से दिखलाई पड़ेगा। पार्ट 7 में ये मौर्यकालीन साम्राज्य का चिन्ह अंकित किया गया है। जूम करके देखेंगे तो थोड़ा धुंधला है ये, लेकिन ये मौर्यकालीन साम्राज्य का चिन्ह अंकित किया गया है। इसके बाद आप पार्ट 8 में देखेंगे तो ये फूलों से लदा हुआ एक वृक्ष है और फूलों से लदे हुए इस वृक्ष पर एक व्यक्ति की छलांग लगाते हुए दिखाया जा रहा है। ये माना जाता है कि कुबेर है, यानी धन के देवता जिन्हें माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और जो पार्ट 8 है, ये पार्ट 8 ये विक्रमादित्य के शासन का एक चित्र है, जिसमें ये विक्रमादित्य के शासन की मुहर भी है, जिसमें ये एक सैनिक धनुष लिए हुए खड़ा हुआ है। यहाँ पर देखें, इसको जूम करके देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये विक्रमादित्य के शासन के चित्र को यहाँ पर उकेरा गया है। मैंने इन सारे चित्रों को एक साथ क्यों दिखाया? मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अब जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी ये 4 तरीके के स्टेट बनाए गए थे। भाग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 भाग के राज्य थे। अब ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है और ये क्लासिफिकेशन खत्म करके हमने 1956 से 2 क्लासिफिकेशन शुरू किया है। एक राज्य स्टेट्स और दूसरा यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश। तो अब स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट 1956 से शुरू हुआ है, लेकिन 1956 से पहले सारे स्टेट को 4 कैटेगरीज में बांटा गया था। पार्ट ए में ब्रिटिश प्रांत थे जहां अंग्रेजों के गवर्नर हुआ करते थे। पार्ट बी में वो देशी रियासतें थीं जहां लेजिस्लेटिव असेंबलीज थीं। पार्ट सी में ब्रिटिश आयुक्त के अधीन जो प्रांत थे, ब्रिटिश आयुक्त के अधीन प्रांत और बाकी जो देशी रियासतें थी वो शामिल की गई थी। और पार्ट डी में केवल और केवल अंडमान निकोबार शामिल किया गया था, और अगर कोई नया राज्य आता तो वो इसी में शामिल किया जाता। तो इस तरीके से ये 4 पार्ट ABCD शामिल किए गए थे। इन 4 पार्ट के लिए
यानी जो ए कैटेगरी के राज्य, भाग ए के राज्य, भाग बी के राज्य, भाग सी, भाग डी, यानी जो 4 कैटेगरी थे, कैटेगरी ए के राज्य, ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य, डी श्रेणी के राज्य, इन्हें ऐसे कह सकते हैं। कैटेगरी ए के स्टेट, कैटेगरी बी के स्टेट, कैटेगरी सी के स्टेट और कैटेगरी डी के स्टेट। अब इन सारे कैटेगरीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 बना दिया गया। ये 4 पार्ट बना दिए गए। अब ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1956 में, तो इस 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया, पार्ट 9 को डिलीट कर दिया गया, पार्ट 6 को स्टेट बना दिया गया और पार्ट 8 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पार्ट 6 को स्टेट और पार्ट 8 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 7 और 9 गायब हो गए। आगे चल करके जब 73rd अमेंडमेंट किया गया, तो 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से 9th के लिए पंचायती राज जोड़ दिया गया और 7th अभी भी खाली है, 7th नहीं है पार्ट। 6 के बाद सीधे 8th नंबर का पार्ट, 7th नंबर का पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ओमिट किया जा चुका है, हटाया जा चुका है। इस तरीके से जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था थी स्टेट्स के बारे में, पार्ट 6, 7, 8, 9 जो ABCD कैटेगरी के स्टेट थे, ABCD पार्ट या ABCD कैटेगरी के स्टेट थे। ए कैटेगरी में ब्रिटेन के वो राज्य थे, ब्रिटिश भारत के वो राज्य थे जो गवर्नर के अधीन थे। बी कैटेगरी में वो देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थी, जो जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी। सी कैटेगरी में वो अंग्रेजी प्रांत थे जो आयुक्तों के अधीन थे और कुछ देशी रियासतें थीं। और डी कैटेगरी में केवल एक स्टेट था, अंडमान निकोबार। अब ये सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए अब इन भागों की चर्चा इतनी प्रासंगिक नहीं रह गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये पूरा का पूरा शासन चित्र खींचा गया, उसमें जैन धर्म के प्रावधान शामिल किए गए और महावीर जैन का चित्र बनाया गया। महावीर जैन का चित्र अहिंसा का प्रतीक है और परिवर्तन होने वाले समय से अपने आप को अनुकूल बनाने का प्रतीक है, अहिंसा के साथ साथ। तो इस प्रकार की व्यवस्था शामिल की गई। मौर्यकालीन साम्राज्य, विक्रमादित्य के कार्यकाल को हम लोग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। कालिदास, धन्वंतरी जैसे महत्वपूर्ण विद्वान इनके 9 रत्नों में से एक थे। तो इस प्रकार जो शासन युग है, उस शासन युग, और जो छलांग लगाते हुए कुबेर का चित्र, वो समृद्धि का प्रतीक। तो राज्यों के लिए हमने एक मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जैसी सुदृढ़ शासन व्यवस्था, उस समय कल्याणकारी शासन के लक्षण मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में विकसित किए गए थे जब राजशाही थी। तो एक कल्याणकारी राज्य की शासन व्यवस्था, विक्रमादित्य का शासन अपने आप में स्वर्णकाल कहलाता ही है। अहिंसा और बदलते समय के साथ परिवर्तन, महावीर जैन की शिक्षा और कुबेर की छलांग लगाती हुई, यानी कि राज्य स्वयं अपनी समृद्धि के लिए प्रयत्न करें और स्वयं अपना संवर्धन कर सकें, संपत्ति के रूप में वो अपने आप को मजबूत बना सकें। तो राज्यों के संवर्धन और संपत्ति के विकास, तो ये सारी बातें राज्यों के दृष्टिकोण से आज हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि अब केवल एक ही पार्ट बचा हुआ है, पार्ट 6 राज्यों के लिए बचा हुआ है, इसलिए कैटेगरी वाइज, पार्ट वाइज इनका अलग अलग अध्ययन बहुत प्रासंगिक नहीं रह गया। लेकिन कुल मिला करके अगर हम इसका एक जिस्ट समझें, तो इसका जिस्ट यही है कि एक कार्यकुशल, सक्षम, योग्य प्रशासन से युक्त राज्यों के शासन की कल्पना की गई है। अब इसके बाद आते हैं पार्ट 10, भाग 10। अब आप पार्ट 10 देखें, यह है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के लिए हैं, यानी ट्राइबल एरियाज के लिए हैं। जो ट्राइबल एरियाज हैं, उन ट्राइबल एरियाज को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के ट्राइबल एरिया, चूँकि नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइबल डेंसिटी और डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल अलग है। और इसके अलावा इन असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों के ट्राइबल एरियाज, ये शेड्यूल 5 में है। तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, ये 2 प्रावधान यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अब इस प्रावधान के लिए आप देखें तो
चित्र कितना सुंदर बनाया गया है। यह है नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र। ये नालंदा विश्वविद्यालय है और ये नालंदा विश्वविद्यालय का स्टैंप है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्टैंप है। इसको थोड़ा और जूम करके मैं दिखाता हूँ। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का चिन्ह है और ये नालंदा विश्वविद्यालय का स्टैंप है। ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, दिखलाई पड़ेगा। नालंदा दिख रहा है यहाँ पर। नालंदा का मतलब क्या होता है? नालम का मतलब होता है कमल। नालम का मतलब होता है कमल और दा मतलब देना। तो कमल की तरीके से ज्ञान देना। इस तरीके से ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र है, नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र यह प्रदर्शित करता है कि जो शिक्षा है जनजातीय क्षेत्रों को वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, क्योंकि अगर जनजातीय क्षेत्रों को उच्च शिक्षा नहीं दी जाएगी तो जनजातियां अपने हितों के विषय में जागरूक नहीं होंगी और अगर अपने हितों के विषय में जागरूक नहीं होंगी तो उनका उत्थान नहीं होगा। तो इसलिए इस पर्पस से यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के चित्र का आरेखण किया गया है। तो ये पार्ट 10 तक के विषय में हम लोगों ने चर्चा की है। आज पार्ट 11 एंड ऑनवर्ड्स की चर्चा हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।